कोई भी बॉडी एक्चुअल में क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और आपको याद होगा चैप्टर की स्टार्टिंग हमने किससे की थी, रिजिड बॉडी से, रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी अगर है तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और रिजिड बॉडी के कौन कौन से मोशन पॉसिबल है, ट्रांसलेटली, रोटेशनल और रोलिंग, है ना। अब रिजिड बॉडी इनमें से कोई सा भी मोशन करे, उसके पार्टिकल्स भी साथ साथ मोशन कर रहे हैं, तो हर पार्टिकल के मोशन को तो, है ना, एनालिसिस करना कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। तो किसी सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोशन को कंसिडर नहीं करते, किसको कर लेते हैं, उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के मोशन को कंसिडर कर लेते हैं। और हमारा एनालिसिस कैसा हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस को सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इजी कर देता है। चलिए हेडिंग के अंदर लिखना स्टार्ट कीजिए, अटेंडेंस ले लेना है ना एक बार, ठीक है, स्क्रॉल कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आप लिख सकते हैं, लिखिए, कंसीडर a system of particle, consider a system of particle of या ऐसे लिखिए, in which, of की जगह लिखिए in which n particles, small n particles are there, in which n particles are there, n particles are there, where masses of the n particles, where masses of the n particles are m1, m2, m3 and so on, mn respectively. Masses of the n particles are m1 फर्स्ट पार्टिकल का मास, m2 सेकेंड पार्टिकल का मास, m3 थर्ड का, एंड सो ऑन mn nth पार्टिकल का मास mn। तो किसी सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, इमेजिन कर लिया हमने, n पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मतलब पॉइंट साइज के, ठीक है। उनके मासेस आपको मैंने दिखा दिए, m1 m2 एंड सो ऑन mn तक है, ठीक है। लाइन चेंज करके लिखिए, रेस्पेक्टिवली फुल स्टॉप कर दिया, रेस्पेक्टिवली फुल स्टॉप, आगे लिखिए, let r1 r2 r3 3 dot rn, r1 r2 r3 3 dots rn be the position vectors, be the position vectors of the individual particles respectively, be the position vectors of the individual particles respectively. अगेन फुल स्टॉप। तो सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल हैं, उन n पार्टिकल्स के लिए हमने इंडिविजुअल पार्टिकल के मासेस बता दिए, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एक तरह से पोजीशन वेक्टर्स हमने बता दिए, रेस्पेक्टिवली लिख दिया, रेस्पेक्टिवली समझते हैं ना, फर्स्ट पार्टिकल के लिए पोजीशन वेक्टर, सेकंड पार्टिकल के लिए, थर्ड पार्टिकल के लिए, nth पार्टिकल के लिए। ओके, अगर मैं आपसे कहूं मुझे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? आपको याद है ना, 2 पार्टिकल वाले सिस्टम का किया था, अब ये 2 के प्लेस पर कितना है, n, जनरलाइजेशन हो जाएगा। लाइन चेंज करके लिखिए, इफ RCM वेक्टर मतलब ऊपर एरो है, बी दी
position vector of, if RCM vector be the position vector of the center of mass of the system, position vector of the center of mass of the system. तो आज बच्चों शादी में गए हुए दिखते हैं. Be the position vector of the center of mass. Then तो फॉर्मूला देखिए. Then RCM equal to what? M1R1 plus M2R2 plus M3R3 plus 3 dots plus MNRN. वेक्टर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जनरलाइजेशन हो रहा है. M1 से MN. बस ऐड करते जाओ. M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन Mn. तो ये n पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला है. जैसा 2 के लिए था वैसा ही 3, 4, 5 और n के लिए होता है. ओके. ये जो डिनोमिनेटर है ना, मुझे लगता है ये सिस्टम का टोटल मास है. अगर कोई बॉडी है ना, जैसे यहाँ पर एक डस्टर रखा हुआ है, तो ये भी एक बॉडी है. वुड है इसके अंदर, ठीक है. इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं. उन सभी पार्टिकल के मासेस का सम क्या है? डस्टर का टोटल मास. तो दिस इज कॉल्ड, डिनोमिनेटर क्या है? सिस्टम का टोटल मास. तो देखिए मैं सिस्टम के टोटल मास को कैसे लिख रहा हूँ. RCM vector equal to M1R1, M2R2, M3R3 and so on MNRN. वेक्टर लगाना बाकी है, ठीक है. डिनोमिनेटर में आपको लिखना है कैपिटल M. कैपिटल M. कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द सिस्टम. यहाँ कर देते हैं, बिकॉज M1 plus M2 plus M3 and so on plus Mn equal to कैपिटल M. तो इन सभी इंडिविजुअल मासेस का सम है टोटल मास ऑफ द सिस्टम. क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं. नेक्स्ट थर्ड स्टेप, M RCM वेक्टर इक्वल टू M1R1, M2R2, M3R3 and so on MNRN. हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई. तो जो टॉपिक है उसका जो हेडिंग है वो आपको लास्ट में समझ में आएगा कि ऐसा ही क्यों है. डन. यहां तक हो गया. तो जल्दीबाजी नहीं है ना, पूरा हो जाए तो बता देना. हो गया सर. हो गया. हो गया सर. चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबने यहां तक लिख दिया है ना. इस स्टेप के नीचे लिखिए, नीचे लिखिए इसके ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी. ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to t. WRT. T मतलब टाइम. तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को. ऑन डिफरेंशिएटिंग द अबाव इक्वेशन, ऐड कर दो द अबाव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू t. तो देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या रिजल्ट मिलता है. देखिए m out DRCM वेक्टर अपॉन dt. ओनली LHS को देखें. आप सब जानते हैं मास कैसी क्वांटिटी होती है? कांस्टेंट. मास रुका हुआ हो, मोशन कर रहा हो, इन जनरल सेम. ओके. राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करें तो कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं. 1 2 3 4 5 n टर्म्स हैं. आपको 4 दिख रही है, एक्चुअल में कितनी है? n टर्म्स है.
LHS में तो एक ही टर्म थी, डिफरेंशिएशन हो गया। अब n टर्म्स का डिफरेंशिएशन देखिए, m1 आउट dr1 वेक्टर अपॉन dt प्लस m2 dr2 वेक्टर अपॉन dt। समझ गए? कीजिएगा डिफरेंशिएशन का, लिख लिया पूरा। m3 dr3 वेक्टर अपॉन dt प्लस एंड सो ऑन mn drn वेक्टर अपॉन dt। डिफरेंशिएशन का काम हो गया। अब एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होता है वेलोसिटी। जैसा आप कहते हैं ना Yes, रेट sir. ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। जैसे जैसे पोजीशन वेक्टर बदलता है डिस्प्लेसमेंट बदलता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। तो r1 r2 ये सब मीटर में होते हैं और टाइम सेकंड में होता है और मीटर अपॉन सेकंड वेलोसिटी। तो देखिए इसको आप m इंटू VCM इक्वल टू m1 इंटू V1, m2 इंटू V2, m3 इंटू V3 एंड सो ऑन प्लस mn इंटू Vn। वेक्टर नहीं आएगा क्या सर? हाँ भाई, इक्वेशन 1 हो जाए तो बता देना। इक्वेशन 1 वेक्टर सभी पे लगाना है। कोई कुछ कह रहा था ना वेक्टर, यस सर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो हम अप्लाई कर दें, है ना। VCM वेक्टर, तो VCM वेक्टर आप सोच रहे होंगे ना क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन, वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल। बड़ा ऑर्डिनरी सा टॉपिक है बट सिलेबस का पार्ट है, टॉपिक सिलेबस में है तो इसलिए कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए इक्वेशन 1 मार्क कर दो इसको, और कर दिया। चलिए इसके नीचे लिखिए here VCM vector, here VCM vector is the velocity of center of mass. Here VCM vector is the velocity of center of mass, and V1 comma V2 comma V3 3 dots comma Vn and पूरा लिख दें, and V1 V2 V3 and so on Vn be the velocities of n particles respectively, be the velocities of n particles respectively. सर Yes, बोलिए। सर वो हियर VCM के बाद क्या लिखना था? Here VCM be the velocity of center of mass. Here VCM be the velocity of center of mass, and V1 V2 V3 and so on Vn be the velocities of n particles respectively. ठीक है, अब देखिए आप आगे बढ़ सकते हैं ना, आगे बढ़ Yes, सकते हैं sir. गाइस, यस सर। आगे बढ़ सकते हैं। तो आप क्या जानते हैं? मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 मतलब p1, सेकंड पार्टिकल का m2 v2 मतलब p2। बस इन दोनों का प्रोडक्ट हम pcm नहीं लिखेंगे। तो एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखिए m1 पार्टिकल एक्चुअल में है और वो v1 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। m2 पार्टिकल एक्चुअल में है कहां पर? r2 पोजीशन पर, और वो v2 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। इसलिए जो पार्टिकल एक्चुअल में है
और जो एक्चुअल में v1 वेलोसिटी से मोशन कर रहा है उसका मोमेंटम तो हम लिखते हैं। बट बताइए क्या इस पोजीशन पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है ना, ये आरसीएम किसकी पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास की। इसके डिफरेंशिएशन से आपको क्या मिला, वीसीएम। तो बताइए क्या आरसीएम इस पोजीशन पर कैपिटल एम मास प्रेजेंट है क्या? तो कैपिटल एम मास तो क्या है, हर पार्टिकल का मिलाकर मास। तो एक पॉइंट पर आरसीएम एक पॉइंट का पोजीशन होता है, किस पॉइंट का, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होता है आरसीएम। तो क्या सेंटर ऑफ मास पर सारा का सारा मास एक्चुअल में होता है क्या? नहीं होता है। डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं, सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। तो ये कैपिटल एम मास सेंटर ऑफ मास पर एक्चुअल में नहीं होता है, इसलिए कैपिटल एम इंटू वीसीएम का प्रोडक्ट एक्चुअल में नहीं करते हैं। पीसीएम कभी नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर एक्चुअल में एम मास नहीं होता है, इसलिए पीसीएम नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से लिखे जाएंगे, यस, R1 पोजीशन पर M1 मास एक्चुअल में है, और M1 मास की स्पीड कितनी है या वेलोसिटी कितनी है, v1। तो M1 इंटू v1 को p1 लिखेंगे, M2 इंटू v2 को p2 मोमेंटम लिखेंगे। बट कैपिटल M को VCM से प्रोडक्ट क्यों नहीं करते हैं? तो कोई पूछे तो बता देना, बिकॉज इन एक्चुअल द टोटल मास इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ मास। सपोज करते हैं, एक्चुअल में थोड़ी होता है, एक्चुअल में होता तो प्रोडक्ट कर देते। चलिए फ्रॉम लिखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 कैपिटल M इंटू VCM, कैपिटल M इंटू VCM इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, वेक्टर लगाते जाना, एंड सो ऑन Pn। इक्वेशन नंबर 2, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, सबको पता है, बस नंबरिंग कर देना। P1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए है, P2 सेकंड के लिए, है ना। तो देखने में बड़ा ऑर्डिनरी लगता है, बट मैंने कहा ना बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है कि R1 पोजीशन पर M1 है, R2 पोजीशन पर एक्चुअल में M2 है, बट क्या RCM इस पोजीशन पर एक्चुअल में टोटल मास है क्या? नहीं है, नहीं है, वो तो फैला हुआ है, एक पॉइंट पर थोड़ी है, इसलिए इनका प्रोडक्ट नहीं होता। अगर कोई गलती से PCM लिख दे तो इसका मतलब वो क्या सोच रहा है, सेंटर ऑफ मास पर कैपिटल M मास एक्चुअल में है, वो ऐसा सोच रहा है, बट एक्चुअल में नहीं है। प्रोडक्ट नहीं करने का रीजन मैंने आपको बता दिया। इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, तो प्रूव करने के लिए कह सकते हैं क्या, शो दैट द वेक्टर सम ऑफ द linear momentum, the vector sum of linear momentum of a system of particles, the vector sum of linear momentum of a system of particles is always equal to product of total mass and velocity of center of mass, product of total mass and velocity of center of mass। तो सिस्टम के टोटल मास को सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से प्रोडक्ट कर दो तो क्या रिसीव होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम रिसीव होता है। ठीक है, तो बस लिखिए इसके नीचे, 50% काम हो गया समझो आज का। लिखिए, फ्रॉम अबाव रिजल्ट वी कंक्लूड दैट, from above result we conclude that, from above result we conclude that D product of total mass, the product of total mass of a system and total mass of a system and velocity of
and velocity of its center of mass, and velocity of its center of mass is always equal to vector sum of linear momentums, vector sum of linear momentums सर इक्वल टू के बाद में क्या है सर? is always equal to vector sum of linear momentums of the individual particles फुल स्टॉप। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम का वेक्टर सम आरएचएस में है, और एलएचएस में क्या है? सिस्टम के टोटल मास और वीसीएम का प्रोडक्ट, और वीसीएम क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए इस इक्वेशन 2 को आपको फर्दर डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टी, जैसा आपने यहां किया था ना, इस इक्वेशन को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तो ये स्टेप आया था। अब आपको इक्वेशन 2 को फर्दर डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टी। काम चालू करते हैं। लिखिए नाउ on differentiating the above equation with respect to t, we get m d vcm upon dt। देखो LHS m का तो होना नहीं है डिफरेंशिएशन, तो किसका होना है? वेलोसिटी का। सिमिलरली यहां पर P1 P2 P3 सभी का डिफरेंशिएशन होगा। आपको याद है ना, न्यूटन का एक लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स होता है, ठीक है। तो P1 के लिए डिफरेंशिएशन dP1 अपॉन dt, पूरा एक्सप्रेशन फटाफट सभी लिख लें, फिर आगे की बात एंड सो ऑन dPn वेक्टर अपॉन dt। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के मोमेंटम का डिफरेंशिएशन हमने दिखाया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको dP1 अपॉन dt के प्लेस पर पता है क्या लिखना है? F1 मतलब फर्स्ट पार्टिकल पर इंडिविजुअल फोर्स। dP2 अपॉन dt इसके प्लेस पर लिखोगे F2, इंडिविजुअल पार्टिकल पर फोर्स F2 सेकंड पार्टिकल पर। और यहां पर VCM अपॉन dt क्या हो जाएगा? सोचिए इसका क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो देखिए यहां पर m a cm वेक्टर इनटू बीच में है ही, ओके। यहां पर F1 वेक्टर, F2 वेक्टर। आपको याद है ना ये जो स्टेप लिखा था ना, ये वाला स्टेप, इसके बाद में आपने लिखा था ना हेयर कौन क्या है, हम बताएंगे कौन क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, एंड सो ऑन Fn। तो जैसा इक्वेशन 2 था वैसा एक इक्वेशन और आ गया है। इक्वेशन 2 के नीचे तो आपने लिखा था कि मास को वेलोसिटी से प्रोडक्ट कर दो तो क्या मिलता है? वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम कहेंगे मास को एक्सेलरेशन से प्रोडक्ट कर दो, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को, टोटल मास को सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन से प्रोडक्ट कर दो तो क्या मिलता है? इंडिविजुअल पार्टिकल पर जो फोर्सेज हैं उनका वेक्टर सम मिल जाता है। हाँ, कैपिटल M इंटू ACM को कभी भी FCM नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते FCM? क्योंकि वो फोर्स हम कहते हैं, सपोज वो एक्ट कर रहा है, एक्चुअल में थोड़ी कर रहा है, तो इसलिए इनको एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं करते, FCM कभी नहीं लिखते।
FCM कुछ नहीं होता है, ये F1 एक्चुअल में होता है किस पर, M1 पर, F2 एक्चुअल में होता है इस तरह से। तो इन एक्चुअल फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस गाइस, तो F1 क्या है, जरूरत नहीं है चलिए लिखने की, बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है। फर्स्ट पार्टिकल पर फोर्स F2, सेकंड पर, तो इंडिविजुअल पार्टिकल पर फोर्सेस हैं ये, और ये है कैपिटल M और ये है ACM। इसके नीचे लिखिए फ्रॉम अबाउ इक्वेशन, फ्रॉम अबाउ इक्वेशन वी कंक्लूड दैट, तो अब जो हम लिख रहे हैं उसके साथ ये टॉपिक एंड होगा। इसको मैं बॉक्स में फिट कर दूं पहले, तो सेकंड इक्वेशन और ये लास्ट का रिजल्ट है, इनका ध्यान रखना आप। लिखिए फ्रॉम अबाउ इक्वेशन वी कंक्लूड दैट the product of total mass of a system, the product of total mass of a system and acceleration of center of mass and acceleration of center of mass gives and acceleration of center of mass gives vector sum of individual forces, vector sum of individual forces on the particles of the system, individual forces on the particles of the system, individual forces on the particles of the system। ठीक है, तो कैपिटल M इंटू ACM हमें क्या देता है, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो बस इतना सा ही टॉपिक था, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत इजी है ये एक्सप्रेशन आपको बड़े ही दिख रहे होंगे बड़े बड़े, बहुत इजी टॉपिक है। कैसे इजी है, जब आप कुछ इमेजिन कर लेते हैं पहले ही कि एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं, उनके इंडिविजुअल मास आपको दिख गए, उनके पोजीशन वेक्टर्स आपने एज्यूम कर लिए, तो इन दोनों को यूज लेकर आप सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बना सकते हैं। उस टू सिस्टम वाले फॉर्मूले का जनरलाइजेशन है ये, है ना। अब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, हर पार्टिकल के मास को जोड़ दिया तो टोटल मास हो गया ना सिस्टम का, कैपिटल M टोटल मास ऑफ द सिस्टम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो कौन सा कुछ बड़ा काम हमने किया, कोई बड़ी फिजिक्स नहीं है ना। फिजिक्स जो है वो सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन लिखा नहीं है आपने, थर्ड इक्वेशन उसके नीचे जो स्टेटमेंट है वहां थोड़ी बहुत फिजिक्स है। प्रोडक्ट क्यों नहीं किया वो मैंने बताया था आपको, क्यों PCM हम नहीं लिख रहे, क्यों FCM हम नहीं लिख रहे, उसका रीजन मैंने आपको बताया। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, अब आपने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, जैसे डिफरेंशिएशन किया एक्सप्रेशन आपके सामने है, m1 इंटू v1 क्या हो गया p1, इस तरह से, और ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने से। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया तो आगे जाकर ये रिजल्ट मिलता है। PCM नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर एक्चुअल में कैपिटल M मास नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, होता तो लिख देते। और इस इक्वेशन को फर्दर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको ये रिजल्ट मिलता है। और m इंटू ACM को प्रोडक्ट करके FCM क्यों नहीं लिखते हैं, वही रीजन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर कैपिटल M मास एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, बस सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आगे लिख सकते हैं, एक टॉपिक छोटा और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन V एंड, या स्मॉल a क्या होता है गाइस, एक्सेलरेशन। आपको sir. पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन लिखवा देते हैं, हेडिंग लिखिए
एंगुलर एक्सेलरेशन सिंबल है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन तो सब जानते हैं, सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन जहां होता है ना, वहां एंगुलर वेलोसिटी होती है। इसके बारे में तो नहीं पता ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किया हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स यस में, सर। है ना? तो जब रोटेशनल मोशन हो, है ना, सर्कुलर मोशन हो, तो ओमेगा होता है, क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो सीधी सीधी डेफिनेशन है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखिए, the rate of change of angular velocity, the rate of change of angular velocity is called angular acceleration, is called angular acceleration। डन? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा गाइस? दैट इज अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। वेक्टर लगा सकते हैं आप, दैट इज अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, है ना? चलो लगे हाथ यूनिट भी बता दो। आर ए डी अपॉन सेकेंड स्क्वायर, याद है ना? एंगल की यूनिट होती है रेडियन, एंगल मतलब Yes, एंगुलर sir. डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी रेडियन अपॉन सेकंड, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन होता है ना, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो वहां मीटर होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ रेडियन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। चलिए, तो एक इंफॉर्मेशन तो दे दी आपको। अब हम रिलेशन डेराइव करते हैं, किसमें? लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन डेराइव करते हैं। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में किया था ना, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में आपने म्यूचुअल रिलेशन डेराइव तो किया था। बताओ क्या था? कमाल हो गया। V इक्वल टू आर ओमेगा, V इक्वल टू आर ओमेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, ओमेगा के बारे में बताया था। आपको पता है इस फॉर्मूले को हम कैसे डेराइव करते हैं? एक बेसिक रिजल्ट से, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उस रिजल्ट से हम यहां तक पहुंचते हैं, है ना? तो कैसे होता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क एक्चुअल में क्या होता है? सम लेंथ, उस लेंथ को आप एस भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा हो तो। दोनों तरफ क्या करते हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डी थीटा अपॉन डी टी हो जाता है, यहाँ डीएस अपॉन डी टी हो जाता है, इंटू वन अपॉन आर, ऐसा का ऐसा। डी थीटा अपॉन डी टी क्या हो जाता है? ओमेगा। डीएस अपॉन डी टी क्या होता है? स्पीड, इंटू वन अपॉन आर। तो गाइज बात सही है क्या? v इक्वल टू ओमेगा, Yes, है sir. ना? तो Yes, कुछ sir. सेकंड्स लगते हैं, तो फॉर्मूला याद भी कर लेना, डेरिवेशन की प्रैक्टिस तो हो जाएगी। ये तो पुरानी बातें याद दिला रहा हूँ, नया काम तो हमें कुछ और ही करना है ना। तो नया काम क्या करना है? रिलेशन बिटवीन, लिखिए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड स्मॉल ए। ठीक है, तो अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ए होता है लीनियर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। करें कुछ प्रोग्राम चालू? तो प्रोग्राम चालू कहां से होगा?
जो रिजल्ट आप ऑलरेडी जानते हैं ना वहां से, और जो नहीं जानते हैं वहां तक पहुंचेंगे। लिखिए एज वी नो, लिखिए एज वी नो द वेक्टर रिलेशन बिटवीन, as we know the vector relation between linear velocity and angular velocity, as we know the vector relation between linear velocity and angular velocity, v equal to omega r, आपने सुना है ना, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। r वेक्टर क्वांटिटी होती है पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का, है ना, रेडियली आउटवर्ड। ओमेगा वेक्टर होता है और v इज आल्सो अ वेक्टर। सर लिख लिया? यस, कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए। वीडियो ब्लर आ रहा है। वीडियो ब्लर हो गया, सही है सर। वीडियो सर ब्लर आपकी सही है स्क्रीन वीडियो। ब्लैक कर करके आ रही है। अटक अटक के आ रही गो, कुछ आप कुछ सही है सर। कर रहे हो आप? हाँ भाई बताइए, अभी ठीक है? यस सर। सही है यस सर। सर। अभी ठीक है, यस सर। चलिए। तो फॉर्मूला लिख लिया, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो ध्यान सर? रहेगा। हाँ कोई कुछ कह रहा है, बोलिए। सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट करना। अभी तक तो कौन सा स्टेटमेंट लिखा? अच्छा, एज वी नो ये लिखा था, एज वी नो द वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये लिखा था, और फिर फॉर्मूला लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए देखिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग द अबाव रिजल्ट with respect to t, on differentiating the above result with respect to t, तो इस फॉर्मूले को, इस रिजल्ट को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। dv अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt ब्रैकेट में r क्रॉस ओमेगा, r क्रॉस ओमेगा। ये r क्या होता है मैं आपको बता दूं, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर होता है। जिस सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा है पार्टिकल, तो सर्कल का सेंटर तो होता है एक तरह से ओरिजिन, और पार्टिकल रोटेट करता रहता है। तो r वेक्टर डायरेक्शन चेंज होती रहती है, लेंथ मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता r का, बट डायरेक्शन चेंज होती रहती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। चलिए, तो आपको एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद दिला दूं। अगर दो वेरिएबल हैं उसको तो भूल जाएं, यहां पर एक फॉर्मूला ध्यान रख लें आप, u इंटू वी। अगर दो वेरिएबल है, u एक वेरिएबल है, v दूसरा वेरिएबल बदलने वाला, तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? u को नहीं करें, dv अपॉन dt कर दें, प्लस v को डिफरेंशिएट नहीं करें, u को कर दें du अपॉन dt इंटू वी। तो डिफरेंशिएशन का एक रिजल्ट होता है ये। अगर दो वेरिएबल को एक साथ डिफरेंशिएट करना हो तो ऐसे करते हैं, एक का नहीं किया एक का कर दिया, प्लस पहले का डिफरेंशिएशन हो गया दूसरे का नहीं किया। देख रहे हैं ना? तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, आर ओमेगा, दो वेरिएबल हैं। तो देखिए इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या करें पहले इसी को यूज लेते हैं। चलिए, आर वेक्टर क्रॉस डी ओमेगा अपॉन डी टी प्लस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, क्रॉस ओमेगा। देखिए सही किया मैंने, यस इस सर। फॉर्मूले का यूज ले लिया। जैसे आर है यहाँ पर यू है, वहां पर ओमेगा है तो यहाँ पर वी है। दिस इज द फॉर्मूला, बिकॉज करके आप चाहें तो इसको अटैच कर सकते हैं साथ में। इस फॉर्मूले को हमने, डिफरेंशिएशन के इस रिजल्ट को हमने अभी अभी यूज ले लिया। ये स्मॉल a लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन। अब देखो वर्ड बोलने पड़ेंगे आपको, लीनियर, एंगुलर। जब आपने ओनली एक ही एक्सेलरेशन चल रहा था तो बस एक्सेलरेशन में अंडरस्टूड था कि बस यही होता है,
अब आपको अल्फा भी मिलेगा आगे जाकर, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ओनली एक्सेलरेशन से काम नहीं चलेगा, पूरा नाम लेना पड़ेगा, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये लीनियर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, लीनियर एक्सेलरेशन। अब आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस अल्फा प्लस वी वेक्टर क्रॉस ओमेगा। क्या हुआ, क्या हुआ? डी ओमेगा अपॉन डी टी हो गया अल्फा। डेफिनेशन लिखी थी अभी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये dr बाई dt को मैंने v लिख दिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है? r वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है। r वेक्टर पोजीशन वेक्टर अगर होता है तो dr बाई dt को आपको v वेक्टर लिखना ही पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, पहुंच गए यहां तक? सभी Yes. पहुंच गए? यस सर। चलिए, बहुत अच्छे। a इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस अल्फा प्लस v वेक्टर क्रॉस क्रॉस। चलिए एक काम करते हैं ना, v वेक्टर दिख रहा है आपको, r क्रॉस ओमेगा। तो ये जो v वेक्टर है ना, इसको मैं कुछ चेंज करके लिखता हूं, r क्रॉस ओमेगा क्रॉस ओमेगा। तो v वेक्टर के प्लेस पर क्या है? r क्रॉस ओमेगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन किया था हमने, तो यहां लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 यूज ले लिया हमने v इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। अब जो अंडरलाइन कर रहा हूं ना, उसी पर गौर फरमाएं, ओमेगा क्रॉस ओमेगा। तो आपको ओमेगा शायद स्क्वायर। याद नहीं आ रहा होगा या कुछ को आ रहा है। दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है? चलो आपको याद दिलाते हैं, i क्रॉस i 1। कौन बोल रहा है ये 1? थोड़ा और दिमाग पे जोर डालो। दो इक्वल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट होता होगा 1। हम तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं आज। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है या कॉस आता है? साइन। क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक Yes, रेशियो आता है? साइन। sin। याद आया कुछ? और साइन 0 Yes. क्या होता है? 0। जब लाइक वेक्टर्स हैं, लाइक मतलब सेम वेक्टर्स है, तो उनके बीच में तो कुछ एंगल ही नहीं है, मतलब 0। साइन 0 0। तो यहाँ पर मैंने जो अंडरलाइन किया है, होगा ना सेम वेक्टर, ओमेगा क्रॉस ओमेगा। तो इन सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। एक स्टेप और बढ़ाते हैं आगे, तो कुछ बातें आपको याद दिला दी मैंने। r क्रॉस अल्फा, r क्रॉस 0, नल वेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, बिकॉज ओमेगा क्रॉस ओमेगा इक्वल टू 0। 0 को हम नल वेक्टर कहेंगे यहाँ पर। याद है ना, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है, नल वेक्टर। अब नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 होता है, इसलिए ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। r क्रॉस अल्फा प्लस 0, या लिखे ही नहीं इसको, 0। जो काम करना था कर चुके। देखो, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर, या एंगुलर एंड लीनियर, कुछ भी कहें, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। रह जाएगा याद? देखो बड़ा आसानी से याद रह जाएगा। इक्वेशन 1 को देखो, v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। इक्वेशन लास्ट देखो, a इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो वहां पर v था तो यहाँ पर a है, वहां पर ओमेगा था तो यहाँ पर अल्फा है ना। तो LHS में है लीनियर, RHS में एंगुलर। ठीक है, और ये इसी तरीके से यहाँ तक पहुंचते हैं हमें ना। ये बीच वाली ये जो टर्म्स है ना, ये काम की है। ऐसा नहीं है कि आप सोच लें कि ये है तो बस सीधा ये है, ये बीच वाली टर्म्स होती है। कर लेंगे? अब देखो टाइम। Yes. बिल्कुल ठीक है अभी टाइम है, तो आपसे कुछ क्वेश्चन करवाए जाएं। चलिए कुछ एक और बात बता देता हूं, है ना।
एक टर्म आगे आएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लीनियर मोशन में आप पढ़ते ना लाइक F इक्वल टू ma, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ अब, थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, करेंगे तो डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट काम अब हम थोड़ा इंट्रो दे देते हैं आपको। तो जैसे ये फॉर्मूला है F इक्वल टू ma, ध्यान दें आप ना, अब समझ लो चैप्टर नंबर 7 की फिजिक्स आने वाली है। F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है। तो ये सब कुछ लीनियर है गाइस, लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स कैसा है, लीनियर फोर्स। बट ऑब्जेक्ट्स को घुमाने के लिए फोर्स नहीं चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट्स को रोटेशन देने के लिए फोर्स नहीं चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट्स को रोटेशन देने के लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क। नाम सुना है? टॉर्क, टॉर्क होता है एंगुलर फोर्स। जैसे आपको ये इंक की छोटी सी बॉटल है, इसके कैप को ओपन करना है गाइस, फोर्स अप्लाई नहीं करते, टॉर्क अप्लाई करते हैं। जैसे ये डोर है, इस डोर को आपको ओपन करना है या विंडो है, तो उसका हैंडल पकड़ के आप फोर्स अप्लाई करते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑटोमेटिकली टॉर्क हो जाता है। जैसे मैं इसको पहले तो ग्रिप करूंगा और फिर इसको ट्विस्ट करूंगा, तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, टॉर्क। जैसे एक होता है ना वाटर, एक हैंडपंप होता है, हैंडपंप का एक हैंडल होता है बड़ा सा, तो आप उसको क्या खींचते हो, क्या आप उसको घुमाते हो, एक तरह से एंगुलर फोर्स अप्लाई करते हो। अगर उसकी लेंथ वाइज आप उसको स्ट्रेच करने लग जाए, कुछ होगा ही नहीं, आप फोर्स कितना ही लगा दो, है ना। मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करता रहूं तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका। तो एक्चुअल में फोर्स तो क्या करता है, लीनियर फोर्स तो ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस कर देता है, और टॉर्क क्या करता है, रोटेशनल फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को घुमाता है, रोटेशन देता है। तो फोर्स का इंपॉर्टेंस होता है लीनियर मोशन में, लीनियर एक्सेलरेशन होता है लीनियर मोशन में, उसी तरह से मास होता है m लीनियर मोशन में। रोटेशनल मोशन में मास का रोल कौन प्ले करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सिंबल आई होता है। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम बता रहा हूं बस, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है रोटेशनल मोशन में, टॉर्क का रोल होता है रोटेशनल मोशन में, अल्फा का रोल होता है रोटेशनल मोशन में। तो जो इक्वेशन F इक्वल टू ma लीनियर के लिए है, इसी के इक्विवेलेंट इक्वेशन एंगुलर मोशन में क्या होती है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। F के प्लेस पर टॉर्क, m लीनियर में है तो I रोटेशनल में होगा। तो आप मास का इंपॉर्टेंस जानते हैं ना, मास एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो इंपॉर्टेंस मास का होता है लीनियर मोशन में, एग्जैक्टली वही इंपॉर्टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में। यहाँ पर ए लीनियर एक्सेलरेशन है, तो यहाँ अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो रोटेशनल मोशन में F इक्वल टू ma के इक्विवेलेंट रिजल्ट क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। इसका भी डेरिवेशन करेंगे हम आगे, बट जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो बस मैंने एक इंट्रो दिया है, एक नाम आपको बताया है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या होता है वो तो डिटेल में पढ़ेंगे, और इसका वही इंपॉर्टेंस होता है जो मास का लीनियर मोशन में होता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज द मास प्लेज इन ट्रांसलेटरी मोशन। कॉपी के टॉप पर लिखिए, है ना। इसको स्टार्ट करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, बट एक कोटेशन, एक लैंग्वेज आपको लिखनी है। क्या लिखना है सर? नोट करके कॉपी के टॉप पर लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्रैकेट में कैपिटल आई, ब्रैकेट में कैपिटल आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्रैकेट में कैपिटल आई प्लेज सेम रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई प्लेज सेम रोल इन rotational motion, plays same role in rotational motion as mass plays in
plays in, mass मतलब small m, mass plays in linear motion, translatory बोलें या linear, in linear motion. तो I जैसा मास का इंपॉर्टेंस आप जानते हैं वैसा ही इंपॉर्टेंस I का होगा रोटेशनल. मास प्लेज इन के बाद क्या है सर? मास प्लेज इन लीनियर मोशन, फुल स्टॉप. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन से स्टार्ट होगी और फिर इसी से रिलेटेड टॉपिक आगे मिलेंगे. ओके गाइस, तो आज की क्लास को हम यहाँ स्टॉप करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके.